हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपनी अकाउंटेंसी एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपनी फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा भी अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज हम प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इवन स्टूडेंट्स, हम आपको इंग्लिश मीडियम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12, और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो भी हम आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। और यदि आपको ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना है तो बिल्कुल कर सकते हो भाई। आपको बस क्या करना है, नीचे जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आपको लिंक मिलेगी, उसको जाके क्लिक करना तो आप ई बुक्स और ई नोट्स भी बड़े ही आसानी से अवेल कर सकते हो और अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करके और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हो, राइट। तो फिलहाल जल्दी से क्या करेंगे, आज के सेशन को लाइक शेयर करना है। और यदि मैं चैनल की बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र द वन एंड ओनली इंडिया का नंबर 1 ऑनलाइन फ्री एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विद हाई क्वालिटी कंटेंट एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। बिल्कुल सही सुना है आपने, बिल्कुल। यहाँ पर हम आपको फ्री में 100% फ्री में हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स अलॉन्ग विद काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एजर्शन, रीजन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये सब कुछ हम आपको अपना एंड से प्रोवाइड कराते हैं, वो भी एकदम फ्री। तो बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई, और कुछ नहीं करना है। कोई फीस नहीं है यहाँ पर, कोई भी आपको पेमेंट नहीं करनी है, कोई कॉस्ट नहीं है, यहाँ सब कुछ आप लोगों के लिए फ्री है, राइट। तो बस करना क्या पड़ेगा, वही मैंने बताया, चैनल को केवल जल्दी से सब्सक्राइब करना है। तो आई होप कि सभी ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और उसके साथ आज के सेशन को लाइक शेयर कर दिया होगा। जिन्होंने नहीं किया है जल्दी से आज के सेशन को लाइक शेयर करिए, सो दैट आज के अमेजिंग धमाकेदार सेशन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो आ जाइए जल्दी से, जितने भी हैं अकाउंट्स के रॉक स्टार्स, फटाफट से आ जाओ, शुरू करेंगे आज की क्लास को। एज यू नो माय डियर स्टूडेंट्स दैट वी आर ऑन चैप्टर नंबर 16, जिसका नाम है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। काफी बढ़िया चैप्टर है, प्रोविजन की चर्चा हो चुकी है, पिछली क्लास में रिजर्व की चर्चा भी हो चुकी थी, जहां पर हमने पूरा मीनिंग और कॉन्सेप्ट देखा रिजर्व के बारे में कि ये रिजर्व होता क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग फाइनली आ चुके हैं जहां पर अब हम लोग देखेंगे क्या, टाइप्स ऑफ रिजर्व। रिजर्व के भी प्रकार होते हैं भैया, एक ही रिजर्व नहीं है, इसके भी प्रकार होते हैं। वही मैं आज आपको बताने वाली हूं कि कितने टाइप्स के आपके रिजर्व होते हैं। क्लियर? तो शुरू करें फिर क्लास को। सभी ने लाइक शेयर किया कि नहीं भैया? मुझे लग रहा है अभी सबने नहीं किया है, तो जल्दी से पहले लाइक शेयर करो, फिर अपने सेशन को स्टार्ट करें। कर दिया क्या लाइक शेयर? चलिए तो आ जाइए, फटाफट सेशन को स्टार्ट करेंगे। आई होप यू गाइस हैव डिड लाइक एंड शेयर। क्लियर? तो आइए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं अमेजिंग से सेशन को। आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। सुन लेना ध्यान से, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं ऐसी ऐसी चीजें आपको बताऊंगी जिसमें आपको 101% कंफ्यूजन होता होगा। जैसे अभी तक आपको प्रोविजन और रिजर्व में कंफ्यूजन था, जो ऑलरेडी मैंने पढ़ा के आपको क्लियर कर दिया, और अभी डिफरेंस भी बताऊंगी फर्दर क्लासेस में, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर तो कोई डाउट नहीं रहेगा। और आज फिर मैं आपको एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपको सॉल्व करने जा रही हूँ। रेवेन्यू रिजर्व क्या है और ये कैपिटल रिजर्व क्या है? यार है तो रिजर्व ही, अब इसमें रेवेन्यू क्या है, ये कैपिटल क्या है, तो आराम से आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे, इसको बढ़िया से क्लियर करेंगे, सो दैट मन में, माइंड में कोई डाउट ना रहे, राइट। तो आइए टाइप्स ऑफ रिजर्व को स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू एंड कैपिटल रिजर्व पर आज हम बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट द सेशन। और सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिजर्व का थोड़ा सा डिटेल, राइट। तो शुरू करें सेशन को। चलिए भैया जल्दी से शुरू करते हैं। तो भैया ले लेते हैं अपना पेन, कौन सा कलर ले बताओ, जल्दी से चूज करो, कौन सा कलर लें? कोई सा भी ले लूं? चलो कोई सा भी ले लेते हैं, तो अपन ले लेते हैं भैया ब्लू कलर, ठीक है। चलिए ब्लू ले लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ रिजर्व कितने, अब देखो रिजर्व क्या होते हैं भैया, ये तो क्लियर है ना यार, ये पिछली क्लास में मैंने बता दिया था, प्रोविजन और उससे पहले ही समझा दिया था, और रिजर्व पिछली क्लास में मैंने क्लियर करा दिया। नाउ अब इसके टाइप पर बात करेंगे। सो देखो लिखा है यहाँ पे, टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड पर्पस ऑफ रिजर्व्स, लेट अस क्लासिफाई देम इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो
अपन आज यही देखने वाले हैं कि रिजर्व के कितने क्लासिफिकेशन है। सो रिजर्व आर जनरली क्लासिफाइड इनटू रेवेन्यू रिजर्व्स एंड कैपिटल रिजर्व्स। ठीक है, आप लोगों ने मुझसे पहले एक्सपेंडिचर के टाइप्स और उसके रेवेन्यू के टाइप्स भी पढ़े होंगे, जहां पर हमने जब एक्सपेंडिचर पढ़ा था पहले ही, तब हमने ये भी देखा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। वैसे ही आपके रिजर्व के भी टाइप होते हैं, एक है रेवेन्यू और एक है कैपिटल रिजर्व। थोड़ा नाम से तो अब अंदाजा लगा ही सकते होगे, क्योंकि ये दोनों हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं ना। तो चलो अब अंदाजा मत लगाओ, पूरा अच्छे से ही समझा देती हूँ। तो देखो, सबसे पहले आ जाओ रेवेन्यू रिजर्व्स पे। तो ये रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है भैया, ये क्या होता है? तो देखो, रेवेन्यू रिजर्व आर सेट असाइड आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स which are available for distribution as dividend। समझ आया कि नहीं आया? देखो, रेवेन्यू रिजर्व आपके क्या होते हैं? रेवेन्यू रिजर्व आपके वो होते हैं जिनको आप सेट असाइड, साइड में रखते हो, मतलब रिजर्व के फॉर्म में। क्यों रखते हो और कैसे रखते हो, काय में से रखते हो? प्रॉफिट में से। जो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट समझते हो, रेवेन्यू प्रॉफिट मतलब रोज का, हर महीने, हर साल जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो ना अपनी सेल करके। रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है? जो आपके बिजनेस की मेन एक्टिविटी है ना, जो मेन आपके बिजनेस का काम है, जो मेन एक्टिविटी है, उससे जो पैसा आप कमा रहे हो, दैट इज योर रेवेन्यू प्रॉफिट। जैसे मैंने बोला मेरा बिजनेस है फॉर एग्जाम्पल ये पेन बनाने का, एक ही तो काम है बस मेरा, ये बिजनेस है पेन बनाने का मेरा। अब जो पैसा इस पेन को बेच के मैं कमा रही हूं वो मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट है, क्योंकि मेरा मेन काम ही क्या है? बिजनेस में बैठे रह के टीवी देखना नहीं है, मेरा मेन काम है बिजनेस में पेन बना के इनको बेचना, ज्यादा से ज्यादा सेल हो, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे प्रोडक्ट को खरीदे, ये मेरा मेन काम है, इसको बेचना। तो इसको बेच के जो मैं प्रॉफिट कमा रही हूँ दैट इज माय रेवेन्यू प्रॉफिट। तो इस प्रॉफिट में से जो पैसा मैं साइड में रख रही हूँ वो मेरा रेवेन्यू वो है, रिजर्व है। क्लियर, समझ में आया? जिसको हम डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कई बार रखते हैं। डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कई बार जो लोग हमारे बिजनेस में पैसा लगाते हैं ना, उनको भी हम थोड़ा प्रॉफिट में से शेयर देते हैं। जैसे कि मानो ये मुझे हुआ है प्रॉफिट, प्रॉफिट में से जिन लोगों ने मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया था, ठीक है, जिन लोगों ने मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया था उनको मैं क्या देती हूं? डिविडेंड। तो उनको डिविडेंड लेने के लिए मुझे क्या चाहिए भैया? पैसा चाहिए, है ना? तो उनको डिविडेंड देने के लिए जो मुझे पैसा चाहिए वो मैं प्रॉफिट में से लेकर आऊंगी। कौन से प्रॉफिट में से? वो प्रॉफिट जो मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट है, जो मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट है, या फिर यूं कहूं कि वो प्रॉफिट जो मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट है वो तो ठीक है, या जो मैंने अपनी बिजनेस की मेन एक्टिविटी से कमाया है ना? बिजनेस की जो मेरी मेन एक्टिविटी है, बिजनेस की मेन एक्टिविटी से जो पैसा मैंने कमाया है वो रेवेन्यू प्रॉफिट है ना? तो इस बिजनेस की एक्टिविटी से मैंने वो प्रॉफिट कमाया और इस प्रॉफिट में से मैंने फिर वो पैसा रिजर्व में रख दिया, ठीक है, वो पैसा मैंने रिजर्व में रख दिया। अब हो सकता है कि जिन लोगों ने मेरे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया था उनको भी मुझे हिस्सा देना है, डिविडेंड देना है, मतलब प्रॉफिट में से हिस्सा उन्हें भी देना है। तो उनको देने के लिए मैं इस पर्टिकुलर रिजर्व को यूज कर सकती हूँ, जो मैंने मेरे बिजनेस में से, बिजनेस की एक्टिविटी से जो पैसा कमाया है उस पैसे को यूज करके मैं इन पर्टिकुलर लोगों को डिविडेंड दे सकती हूँ। इज इट क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? राइट, तो आगे बढ़े फिर, है ना? अब इसके भी दो क्लासिफिकेशन है। रेवेन्यू रिजर्व्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, इसके भी दो टाइप है, एक होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। एक हो गया जर्नल और एक हो गया स्पेसिफिक। तो चलो अब इनको देखें, नाम में ही छुपा है, थोड़ा डिटेल देखते हैं। अब देखो आपका जनरल रिजर्व क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल रिजर्व? तो वही जनरल मतलब जनरल, किसी के लिए भी, कहीं पे भी, है ना? तो जनरल रिजर्व इज अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस। कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, बस ऐसे ही सेव करके रखा है, जब जहां लगेगा लगा देंगे, नहीं लगेगा तो रखे रहने देंगे, कोई स्पेसिफिक मेरा उद्देश्य नहीं है ना, जनरली मैंने रखा है इसको। इट कैन बी यूज फॉर एनी पर्पस, कभी भी किसी के लिए भी यूज कर सकती हूँ, एज इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट, जहां भी मुझे सही लगेगा, जहां भी मुझे एप्रोप्रिएट लगेगा मैं इस पैसे को वहां खर्च कर दूंगी। मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मैं
इसको यहीं खर्च करूंगी, मैं इसको यहीं लगाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सच एज इन द इवेंट ऑफ कंटिजेंसी और एक्सपांशन ऑफ बिजनेस, जैसे कि मुझे लगा कि यार बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, जनरल रिजर्व में रखा है, ले लो, है ना। मैंने बोला यार एकदम से कोई लाइबिलिटी आ गई यार, अब पैसा कहां से लाऊं, कोई दिक्कत नहीं, जनरल रिजर्व में रखा है, ले लो, ठीक है। तो ऐसा जहां भी मुझे लगेगा एप्रोप्रिएट मैं वहां पैसा लगा सकती हूँ। सच रिजर्व स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इनसे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव और स्ट्रॉन्ग होती है, क्लियर, क्योंकि ये पैसा मैं ज्यादातर ग्रोथ, डेवलपमेंट, कंपनी में इनोवेशन लाने के लिए या उसके डेवलपमेंट के लिए यूज करती हूँ, क्लियर। तो ये जनरली कहीं भी मैं पैसा लगा सकती हूँ, ऐसा कोई स्पेसिफिक मेरा मोटिव नहीं है, राइट। चलो तो ये हो गया पहला आपका। नाउ सेकंड है स्पेसिफिक रिजर्व, नाम में छुपा है, स्पेसिफिक किसी पर्पस के लिए पैसा जमा करके रखा है, ठीक है। सो इज दैट रिजर्व विच इज सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, जिसको मैंने प्रॉफिट में से रखा हुआ है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, एंड कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर दैट पर्पस, और उसको मैं सिर्फ और सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज करूंगी, उसके सिवा किसी के लिए यूज नहीं करूंगी, है ना। और यदि वो पर्पस नहीं हुआ, मान लो मैंने पैसा रखा था और जरूरत यदि नहीं पड़ी, क्योंकि रिजर्व का पैसा जो होता है वो हम उन चीजों के लिए रखते हैं जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो यदि हो गई तो पैसा उसी में यूज करेंगे, और यदि नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे। मैम आपके मन में सवाल आ रहा होगा ना कि आपने बोला है रिजर्व का पैसा उन चीजों के लिए रखते हैं जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, यदि हो गई तो हम उसी चीज में लगाएंगे, और नहीं हुई तो क्या करें, आपने बोला स्पेसिफिक है, सिर्फ उसी पर्पस पे लगाना है, और यदि वो पर्पस ही नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो फिर उसको प्रॉफिट मान के बांट लेंगे, ठीक है, उसको फिर प्रॉफिट समझ के बांट लेंगे। अब क्या करें, जरूरत ही नहीं पड़ी तो बांट लो, क्लियर। वही लिखा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, है ना, इज अ स्पेसिफिक रिजर्व, ये एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है, बिकॉज इट इज मेंटेन टू पे कंपनसेशन टू वर्कर, क्योंकि ये मैंने क्यों रखा है, अपने वर्कर्स को कंपनसेशन देने के लिए, कल को जरूरत पड़ जाए, उनको पैसा देना पड़ जाए, तो मैं उस रिजर्व में से उनको पैसा दे दूं, इसके अलावा और किसी चीज के लिए मैं वो पैसा यूज नहीं करूंगी, सिर्फ वर्कर को कंपनसेशन पे करने के लिए मैं उस पर्टिकुलर अमाउंट को यूज करूंगी, केवल और केवल, क्लियर, समझ में आया। इसके अलावा कोई पर्पस के लिए, और हाँ यदि मान लो वर्कर को कंपनसेशन नहीं देना पड़ा तो इस पैसे का क्या करूंगी, फिर इसको मैं अपने में बांट लूंगी, प्रॉफिट मान के रख लूंगी, या ऐसा कुछ है स्पेसिफिक तो मैं इसको कहीं और भी लगा सकती हूँ, पर पहला जो मेरी प्राथमिकता रहेगी, जो पहली प्रायोरिटी रहेगी वो यही रहेगी कि ये अगर वर्कर के लिए रखा है पैसा तो वो कंपनसेशन वर्कर के लिए ही जाए और फिर कहीं ना जाए, और यदि नहीं हुआ, कहीं नहीं जरूरत पड़ी तो फिर मैं और कहीं भी लगा सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि फिर कहीं नहीं लगा सकती, अब भैया पैसा है तो कहीं और भी लगा सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कहीं और भी लगा सकते हो, लेकिन पहली प्रायोरिटी जिस चीज के लिए उसी को मिलेगी, फिर यदि जरूरत नहीं पड़ी तो कहीं और लगेगा, क्लियर है ना। ऐसा नहीं है कि वर्कर को देना था उसको छोड़ के पैसा कहीं और लगा दिया, ऐसा नहीं है, पहले उसको दो, उसके लिए है वो तो उसको पहले देंगे। देन डिबेंचर रिडेम्पशन, है ना, रिजर्व हो गया तो वो सिर्फ उसी के लिए रहेगा, ठीक है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो ये कुछ आपके ऐसे रिजर्व हैं जो स्पेसिफिक उस पर्टिकुलर चीज के लिए ही बने हैं, तो पहले उनमें यूज होंगे, यदि वहां जरूरत नहीं पड़ी तो फिर आप कहीं और भी लगा सकते हो, ठीक है। एसेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व, ये कुछ स्पेसिफिक रिजर्व के आपके उदाहरण थे, समझ आया। अब जैसे ये लिखा है यहाँ पे डिबेंचर रिडेम्पशन, डिबेंचर मतलब वही जिन लोगों से पैसा लिया है कल को उनको वापस भी करना रहेगा मुझे, तो उनको वापस करने के लिए पहले से ही मैं थोड़ा सा पैसा अपने पास रखूंगी, तो ठीक है। कैपिटल रिडेम्पशन, जिनसे मैंने कैपिटल ली है उनको भी तो पैसा वापस करना है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा पैसा रखूंगी। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का ये मतलब होता है कि मैंने कहीं पे यदि पैसा लगाया है तो इन्वेस्टमेंट इज अ रिस्की, जरूरी नहीं है मुझे हमेशा प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है, तो यदि लॉस हो गया तो फिर मैं घाटे में चले जाऊंगी, तो उस घाटे से बचने के लिए मैं पहले से ही थोड़ा सा पैसा अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, फ्लक्चुएशन मतलब समझते हो, घटाव बढ़ाव, उतार चढ़ाव, कि इन्वेस्टमेंट मेरा हो सकता है मेरे को प्रॉफिट भी हो सकता है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर जाए तो मुझे लॉस हो जाए, तो इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू होती है वो घटती बढ़ती रहती है, कम ज्यादा हो सकती है, तो उससे बचने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, पहले से ही रिजर्व में पैसा रख रही हूँ जिससे वो सिचुएशन से मैं हैंडल कर सकूं, क्लियर, ओके। चलो फिर इट शुड बी कीप इन माइंड दैट बोथ जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व आर सेट असाइड एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बस ये चीज माइंड में रखो, चाहे जनरल रिजर्व हो चाहे स्पेसिफिक हो, यदि प्रॉफिट होगा तो ही करना, तो ही इनका रिजर्व बनाना,
लॉस में हो कोई जरूरत नहीं है ना स्पेसिफिक रिजर्व बनाने की ना जनरल रिजर्व बनाने की। भैया लॉस में हो तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि प्रॉफिट है तो ही आप जनरल रिजर्व भी बना सकते हो और अपना स्पेसिफिक रिजर्व भी बना सकते हो। लेकिन यदि प्रॉफिट नहीं है तो कुछ नहीं बनेगा, राइट? क्योंकि ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ओके, दोनों के डिफरेंसेस आ गए होंगे समझ में। तो ये काय के टाइप्स थे आपके, रेवेन्यू रिजर्व के टाइप्स हैं। ये सब आप जो रेवेन्यू कमाते हो ना उसमें से आप ये पैसा रिजर्व कर सकते हो। जो आपने बिजनेस की एक्टिविटी से जो रेवेन्यू प्रॉफिट कमाया है उससे आप ये रिजर्व बना सकते हो, जिसके दो टाइप अभी मैंने बताया आपको, है ना? एक तो आप जनरल रिजर्व बना सकते हो, है ना, और दूसरा आप एक स्पेसिफिक रिजर्व बना सकते हो, राइट? ये दो हैं। आप रिजर्व अपने बिजनेस की एक्टिविटी से जो रेवेन्यू प्रॉफिट आया है उससे आप या तो जनरल रिजर्व बना लो या आप स्पेसिफिक रिजर्व बना लो। क्लियर? दिस इज योर रेवेन्यू रिजर्व। क्लियर? ये है रेवेन्यू रिजर्व, राइट? तो जो आप सिर्फ बिजनेस में अपने रेवेन्यू प्रॉफिट से ही क्रिएट कर रहे हो, राइट? चलो आई होप ये क्लियर है। जल्दी से लाइक शेयर करो, फिर अब नेक्स्ट पर आती हूँ। जल्दी से लाइक शेयर कर दो, फटाफट से सेशन को लाइक शेयर करेंगे, सभी को लाइक शेयर करना है। डन कर दिया? चलो तो आगे बढ़े हम अपन। आगे क्या दिया है? दूसरा टाइप कैपिटल रिजर्व। अब ये कैपिटल रिजर्व समझना जरूरी है, इसको और समझो। क्या दिया है देखो, ये क्या लिखा है, कैपिटल रिजर्व आर सेट असाइड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट एंड आर नॉर्मली नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना? In other words, reserve created out of capital profit and which is not readily available for distribution is capital reserve. Example of capital reserve are, अब कुछ आपको एग्जाम्पल दिया, अब देखो इसका पहले मीनिंग समझो। ये तो था रेवेन्यू प्रॉफिट, है ना? रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है? जो पैसा हमने अपनी बिजनेस की मेन एक्टिविटी से कमाते हैं, जो पैसा अपनी बिजनेस की मेन एक्टिविटी से कमाते हैं, उस पैसे को हम डिविडेंड करते हैं। भैया मैंने मेरे बिजनेस में जो भी पेन बनाए थे, प्रोडक्शन करा था, मैंने इसको पेन को बेचा था, बेचने से मुझे प्रॉफिट हुआ था और इस प्रॉफिट को मैं बांटूंगी, है ना? मेरे जो भी जिन लोगों ने भी पैसा लगाया है, मान लो हम 4-5 ओनर हैं, बिजनेस के मालिक जो हैं हम 4-5 लोग हैं, तो ये जो हमने बिजनेस की एक्टिविटी से पैसा जो कमाया है, हम सबने पैसा इन्वेस्ट करा था। ये जो अमाउंट है जिससे हमें प्रॉफिट हुआ है, ये जो अमाउंट था ये हमने इन्वेस्ट करा था, तो अब हम इसको क्या कर रहे थे, डिविडेंड, मतलब सबको वो प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा था। ये आपका रेवेन्यू का काम होता है। पर आपका एक दूसरा और होता है क्या, कैपिटल प्रॉफिट दूसरा होता है। ये रेवेन्यू प्रॉफिट है, समझ गए? रेवेन्यू प्रॉफिट आपको मेन बिजनेस की एक्टिविटी से मिलता है। अब भैया आपका एक और होता है, यहीं पे यदि बताओ, एक होता है आपका नॉन बिजनेस एक्टिविटी से प्रॉफिट जनरेट होता है। कैसे? नॉन बिजनेस एक्टिविटी से जो आपका प्रॉफिट जनरेट होता है वो आपका कैपिटल प्रॉफिट होता है। नॉन बिजनेस एक्टिविटी समझते हो? वो एक्टिविटी जो मेरी रोज का काम नहीं है। अब यहाँ पे मेन बिजनेस एक्टिविटी जैसे मैंने क्या बोली थी, पेन का प्रोडक्शन करना और फिर मेरे पेन को सेल करना, ये मेरा मेन काम है। पर इससे जो प्रॉफिट हो रहा है वो रेवेन्यू प्रॉफिट है। पर ये जो हो रहा है कैपिटल प्रॉफिट, ये मेरा क्या है, नॉन बिजनेस एक्टिविटी से होने वाला प्रॉफिट है। नॉन बिजनेस एक्टिविटी कैसे हो गई, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो, पहले वो बाद में बताती हूँ। अब इस कैपिटल प्रॉफिट से जो मैंने पैसा रिजर्व करके रखा है वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा कहलाएगा कैपिटल रिजर्व। वो मेरा क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स, कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। समझ आया? मेन बिजनेस की एक्टिविटी थी पेन बनाना, पेन को बेचना, उससे जो मेरे को प्रॉफिट हुआ है उससे मैंने जो रिजर्व बनाया है वो मेरा क्या कहला रहा है, रेवेन्यू रिजर्व कहला रहा है। यहाँ पे लिख देती हूँ, है ना? ये रेवेन्यू प्रॉफिट से जो बनाया वो मेरा क्या है, रेवेन्यू रिजर्व है, वो मेरा रेवेन्यू रिजर्व है। लेकिन नॉन बिजनेस एक्टिविटी से जो पैसा कमाया वो मेरा कैपिटल प्रॉफिट है। वो भी यदि उसको भी मैं उस प्रॉफिट में से भी चाहूं तो रिजर्व कर सकती हूँ, है ना? या तो रेवेन्यू प्रॉफिट से रिजर्व कर लो या कैपिटल प्रॉफिट से भी पैसा रिजर्व कर लो, है तो दोनों प्रॉफिट।
प्रॉफिट से ही रिजर्व बनता है, और आपको पता है प्रॉफिट से ही रिजर्व बनता है। या तो वो प्रॉफिट आपका रेवेन्यू प्रॉफिट का हो सकता है, मतलब बिजनेस की एक्टिविटी से कमाया हुआ प्रॉफिट हो सकता है, या वो प्रॉफिट आपका नॉन बिजनेस एक्टिविटी वाला हो सकता है जिसको हम कैपिटल प्रॉफिट कह रहे हैं। तो दोनों प्रॉफिट, दोनों से ही आप रिजर्व बना सकते हो। तो इससे जो रिजर्व बन रहा है वो आपका कैपिटल, प्रॉफिट से जो रिजर्व बन रहा है वो आपका कैपिटल रिजर्व कहलाता है। क्लियर? अब ये प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो? मैम आपने ये तो बता दिया कि आप रेवेन्यू प्रॉफिट बिजनेस की एक्टिविटी से कमा सकते हो। जैसे मैंने बोला, मैं पेन का प्रोडक्शन करती हूँ और पेन को सेल करती हूँ, ठीक है, पेन बनाकर पेन को सेल करती हूँ, ये मेरा बिजनेस का मेन काम है। अब ये मेरा बिजनेस का मेन काम नहीं है जिससे मैं ये कैपिटल प्रॉफिट कमा रही हूँ ना, ये मेरे बिजनेस का मेन काम नहीं है। जैसे कि कुछ एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। आपने जब बिजनेस को चालू किया था, मतलब आपने बिजनेस, आपका पेन बनाने का है, पेन का प्रोडक्शन चालू भी नहीं किया, अभी आपका बिजनेस चालू भी नहीं हुआ, उससे पहले ही जो आप प्रॉफिट या जो आप कैपिटल लाए थे वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है। अभी बिजनेस स्टार्ट भी नहीं हुआ है आपका, इनकॉर्पोरेशन भी नहीं आया, उससे पहले का प्रॉफिट यदि वो है तो वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। यदि मैं मेरे बिजनेस में जिस मशीन में ये पेन बना रही हूँ, यदि मैं उस मशीन को बेच रही हूँ, कब बेच रही हूँ? रोज रोज बेच रही हूँ क्या? पेन तो मैं हर महीने बना के हर महीने इसकी सेलिंग कर रही हूँ, हर महीने पेन बना के हर महीने बेचती हूँ, ये बिजनेस एक्टिविटी है। पर जिस मशीन में इसको बना रही हूँ उस मशीन को यदि बेच रही हूँ तो क्या हर महीने बेच रही हूँ? क्या मेरा मेन काम मशीन बेचना है? नहीं भाई, वो तो मेरा फिक्स्ड एसेट है। जिस बिल्डिंग में मैं रह रही हूँ, जिस बिल्डिंग में मेरा ये काम चलता है, मेरी जो, या कह सकते हो जिस बिल्डिंग में मेरा बिजनेस है, जहाँ पे मेरा पेन का प्रोडक्शन हो रहा है, क्या वो बिल्डिंग में रोज रोज बेच रही हूँ? नहीं ना। लेकिन यदि मैं किसी दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट हो रही हूँ और ये पुरानी बिल्डिंग को बेच रही हूँ, तो ये मैं कभी कभी कर रही हूँ। 10-20 साल में एक बार ऐसा होता है कि हम बिल्डिंग बिजनेस की चेंज कर लेते हैं। मशीन को हम 10-20 साल में चेंज करते हैं, मतलब कम से कम 5-10 साल तो आपकी मशीन चलती है यदि अच्छी क्वालिटी की है तो, राइट। तो ये फिक्स्ड एसेट बेचना, जैसे कि बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, बिजनेस के, ये रोज का काम नहीं है, ये कभी कभी करते हैं, पर होता तो इनसे भी प्रॉफिट है ना। मैं अपनी बिल्डिंग बेच दूं तो मुझे तो पैसा मिलेगा ना। जिस मशीन में मैं ये पेन बना रही हूँ उसको बेच दूंगी तो मुझे पैसा मिलेगा ना। पर ये पैसा क्या मेरा रोज का काम है इस तरीके से पैसा कमाना? नहीं, मेरा रोज का काम है पेन बेच के पैसा कमाना, ना कि मेरे फिक्स्ड एसेट को बेच करके कैपिटल प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो ऐसा जो प्रॉफिट आ रहा है फिक्स्ड एसेट को बेच के, वो मेरा कैपिटल प्रॉफिट होता है। और भी एग्जांपल है, जैसे कि प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर, या फिर प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये शेयर और डिबेंचर से भी जो पैसा मिल रहा है, हम क्या करते हैं, पैसा जब हमें बिजनेस में कैपिटल की जरूरत पड़ती है और हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लोगों में शेयर इशू करते हैं, लोगों में डिबेंचर इशू करते हैं और लोगों से पैसा लेते हैं। तो देखा जाए तो पैसा आ रहा है, पर वो पैसा क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरे पास बिजनेस में लगाने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए मैंने बाहर से लोगों से पैसा लिया है, सो दैट बिजनेस में लगा सकूं। तो ये कोई मेरा रोज का काम नहीं है कि ये मैं इसको बिजनेस एक्टिविटी बोल के बोलूं कि अरे मैंने तो लोगों से पैसा लिया। पैसा लिया है पर कैपिटल के तौर पर लिया है, मैं इसको बिजनेस में लगाऊंगी, ठीक है। तो देखा जाए वो पैसा मुझे मिला है, वो पैसा मुझे मिला है, वो मेरा कैपिटल का प्रॉफिट है, क्योंकि वो मैंने कैपिटल लगाया, कैपिटल का शब्द लगाए, शब्द, ये कैपिटल शब्द मतलब ये होता है कि ये पैसा आप बिजनेस में लगाओगे सो दैट बिजनेस में ग्रोथ कर सको, एक्सपेंशन कर सको, बिजनेस चला सको, है ना। बिजनेस चला के ये एक्टिविटी कर सको, बिजनेस चलाकर आप बिजनेस एक्टिविटी कर सको, राइट। तो इसीलिए ये पैसा है। तो ये है कैपिटल है, मेरे पास पैसा आया है, वो प्रॉफिट है, उसमें से पैसा कर रही हूँ। यदि मैं रिजर्व, तो वो कैपिटल रिजर्व है, क्योंकि वो मैंने अपनी बिजनेस की एक्टिविटी से नहीं कमाया है, नॉन बिजनेस एक्टिविटी से वो पैसा आया है, और वो पैसा बिजनेस में लगेगा। और क्यों लगेगा भैया? ग्रोथ के लिए लगेगा, ठीक है, एक्सपांशन के लिए लगेगा और डेवलपमेंट के लिए लगेगा, ठीक है। और ये जो पैसा आ रहा है रेवेन्यू प्रॉफिट का, ये डिविडेंड लोगों में बंटने के लिए आता है, ठीक है। रेवेन्यू प्रॉफिट जो आ रहा है ये लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओनर जो है, जो मालिक है, जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया है, उनमें ये पैसा बंटता है। कौन सा? जो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। ऑन द अदर हैंड जो कैपिटल प्रॉफिट है ये बंटता नहीं है भैया, ये इसको आप ग्रोथ, एक्सपेंशन और डेवलपमेंट के लिए बिजनेस में यूज करते हो, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा करते हो। भाई मेरे पास नहीं था पैसा, मैं बिजनेसमैन हूँ, बिजनेस चलाती हूँ, मेरे पास नहीं थी कैपिटल कि मैं बिजनेस को चलाऊं, मैं बिजनेस में पैसा लगाऊं, तभी तो मैंने शेयर इशू करे, लोगों से पैसा लिया,
डिबेंचर इशू करके लोगों से पैसा लिया, और वो जो पैसा आया है इसको मैं बांटूंगी थोड़ी ना ये सोच के कि अरे प्रॉफिट आ गया। भैया मेरे पास पैसा नहीं था इसलिए पैसा लिया है, तो अब ये पैसा लिया है, कैपिटल है ये, अब इसको मैं कैपिटल या तो यूज करके डेवलपमेंट करवा लूं या फिर इसको रिजर्व करके रख दूं कि यार फ्यूचर में भी कभी काम आए। क्लियर? तो ये दो हो गए आपके क्या टाइप्स ऑफ रिजर्व, एक रेवेन्यू रिजर्व और एक आपका कैपिटल रिजर्व, राइट। तो ये जो आपको ने क्या किया है, शेयर और डिबेंचर्स इशू करके जो प्रीमियम वगैरह आई है या जो आपके पास पैसा आया है, ये शेयर और डिबेंचर जो है ना ये सब आपका 12th में है। शेयर और डिबेंचर का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ इतना होता है कि हम जब क्या करते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो हम लोगों में क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती हूँ कि सपोज आपको इतना कैपिटल चाहिए है ना, अब आप इतना पूरा, जैसे मान लो ये 1 करोड़ की कैपिटल है, 1 करोड़ रुपए चाहिए मुझे है ना, 1 करोड़ रुपए यदि मुझे चाहिए, तो क्या कोई एक व्यक्ति मुझे 1 करोड़ दे देगा मुझ पे भरोसा करके? नहीं देगा ना। पर यदि मैं इसके छोटे छोटे पार्ट कर दूं, और यदि छोटे छोटे पार्ट करके मैं 10-10 हजार के छोटे छोटे पार्ट बना दूं, कितने के? 10 हजार के, तो 10 हजार तो कोई भी दे देगा, 1 करोड़ कोई नहीं देगा, 10 हजार तो फिर भी दे देंगे लोग, ठीक है। तो 10-10 हजार करके छोटे छोटे पार्ट बना दूं इस पूरे 1 करोड़ के, तो ये क्या हो गए? शेयर। अब मैं लोगों को, ये सर्टिफिकेट होता है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट है, मैं लोगों को दूंगी ये 10 हजार का ये डॉक्यूमेंट, और लोग मुझे 10 हजार मेरी कंपनी में देंगे। ऐसे करके जिसको 10 हजार का एक शेयर है, जिसको 1 लेना हो वो 10 हजार दे के लेके जाए, जिसको 2 लेना हो वो 20 हजार दे के लेके जाए, जिसको 3, जिसके पास जितना पैसा हो, 10 हजार तो मिनिमम है जिसके पास होंगे वो देगा, इससे ज्यादा किसी को जैसे 50 हजार देना है तो वो 5 शेयर ले लेगा, क्योंकि एक शेयर 10 हजार का है, एक सर्टिफिकेट टाइप है ये शेयर, मतलब एक सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जिसको 1 चाहिए वो 1 लेके जाए, 10 हजार देगा, जिसको 5 चाहिए वो 5 शेयर लेके जाए और 50 हजार देके जाए, जिसको 10 शेयर चाहिए वो कितने देके जाएगा, फिर 1 लाख देके जाए और 10 शेयर लेकर जाए। क्लियर? समझ में आया? तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, शेयर और डिबेंचर्स इशू करते हैं, जिससे हमारी कंपनी में पूरी कैपिटल आती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोली 1 करोड़ की कैपिटल चाहिए, तो ऐसे करके मेरे पास बिजनेस में पैसा आता है। अब मैं क्या इससे खुश हो जाऊंगी ये सोच के कि वाह मेरे पास प्रॉफिट आया? नहीं, ये मेरे पास कैपिटल आई है, मैं इसको यूज करके बिजनेस में ग्रोथ के लिए इसको यूज करूंगी। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये हो गए आपके पॉइंट्स जो आपके एग्जाम्पल्स हैं कुछ कैपिटल रिजर्व के। तो ऐसे करके कैपिटल आती है, और उसको चाहो तो जैसे मैंने बताया कि इसको आप क्या कर रहे हो, रिजर्व कर रहे हो, इसको आप कैपिटल को रिजर्व कर रहे हो कैपिटल प्रॉफिट से, तो ये आपका कैपिटल रिजर्व है। और रोज के काम से जो पैसा आ रहा है दैट इज योर रेवेन्यू प्रॉफिट, इसको यदि आप यूज कर रहे हो, इसको यदि आप रिजर्व कर रहे हो, तो वो आपका रेवेन्यू रिजर्व है। क्लियर? समझ में आया? ये है रेवेन्यू रिजर्व और ये है कैपिटल रिजर्व। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, यदि कुछ समझ आए तो नोट्स बना लेना। क्लियर? ले लिया स्क्रीनशॉट? पक्का? चलो, तो ये हो गया आपका कंप्लीट, है ना। आगे और भी है, ठीक है, आगे देखते हैं अपने पास क्या है। चलो ये 2-3 और एग्जाम्पल है, इनको और देख लेते हैं। तो ये 5th वाला है आपका प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। वही बात है, यदि आपको शेयर फॉरफीचर, अब ये सब बाकी चीजें होती है शेयर से रिलेटेड जो भी मैंने बताया। शेयर और फॉरफीचर शेयर करने का क्या मतलब है कि आपने किसी को शेयर दिए थे, है ना, उससे आपने पैसा लिया था, कैपिटल के रूप में आपने पैसा लिया था। अब हो सकता है वो जो पैसा देते हैं वो एक बार में नहीं देते, वो किस्तों में देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, ठीक है। जो देने वाले लोग हैं, जो शेयर आपकी कंपनी का खरीद रहे हैं, जितने का भी शेयर, फॉर एग्जांपल अभी मैंने दिया था 10 हजार का शेयर यदि वो खरीद रहे हैं, तो 10 हजार पूरा एक बार में नहीं देते हैं, थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में देते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्हें पहली किस्त या पहली इंस्टॉलमेंट दे दी, दूसरी दे दी और तीसरी नहीं दे पाए, चौथी भी नहीं दे पाए, तो इस कंडीशन में कंपनी क्या करती है, जितना पैसा दिया है उसको रख लेगी और वापस नहीं करेगी, है ना, और उनके शेयर को कैंसिल कर देगी, फिर फॉरफीचर कहते हैं उसको। तो ऐसे में कंपनी को क्या हुआ, जितना पैसा पहले मिला वो तो मिल गया, वो तो कंपनी के लिए प्रॉफिट हो गया, परंतु अगेन वो कैसा प्रॉफिट है, कैपिटल नेचर वाला प्रॉफिट है, राइट। और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व या फिर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जब आप ये आपको सभी को पता होगा कि जब आप अपने फिक्स्ड एसेट्स को क्या करते हो,
फिक्स्ड एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करते हो, मतलब उनको दोबारा से उनकी वैल्यू चेक करना कि वो एग्जैक्टली उतने ही वैल्यू पर है, या एसेट्स की वैल्यू में कोई चेंज तो नहीं आ गया, या लायबिलिटी के वैल्यू में कोई चेंज तो नहीं आ गया, वो देखने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, अपना रीवैल्यूएशन अकाउंट। उसमें हमें यदि प्रॉफिट हो रहा है तो अगेन ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। क्यों है कैपिटल प्रॉफिट? क्योंकि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज हमारे लिए क्या है हमारे लिए भैया हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाते हैं, है ना। तो उसमें यदि हमको एसेट इंक्रीज हो रहे हैं, हमारे लायबिलिटीज हमारी कम हो रही हैं, तो मतलब हमारी अच्छी पोजीशन है, हमें प्रॉफिट मिलेगा। जब हम दोबारा से इनकी वैल्यू चेक करेंगे, रीवैल्यूएशन का करना यही होता है कि जब हम क्या कर रहे हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को दोबारा चेक कर रहे हैं। कई बार होता है ना कि मान लो मैंने एक बिल्डिंग खरीदी थी, 5 लाख रुपीस की थी, 1 साल बाद मैंने देखा यार उसकी कीमत जो है बढ़ के 10 लाख हो गई है, क्योंकि वो इतनी अच्छी जगह पर है कि उसकी कीमत बढ़ गई, ठीक है। तो मैं उसका रिवैल्यूएशन करूंगी, पिछले साल तो वो मुझे 5 लाख पे दिख रही थी, इस साल वो मुझे 10 लाख पे दिख रही है, तो इससे क्या हुआ, मेरा एसेट इंक्रीज हो गया। तो इसी को कह रहे हैं रिवैल्यूएशन करना, फिर से वैल्यूज को चेक करना सभी एसेट्स की, कि एग्जैक्टली जो बुक वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू भी है या ज्यादा है या कम है, वही चेक करना रिवैल्यूएशन में आता है। अब ये जो आपके जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे है ना, एक मिनट एक लाइन और पढ़ लूं, क्या लिखा है, ऑल कैपिटल प्रॉफिट शुड देयरफॉर बी रिगार्डेड एज कैपिटल रिजर्व। तो ये सब, इन सभी के माध्यम से जो भी पैसा आपके पास आ रहा है, जो भी प्रॉफिट आपको हो रहा है, ये आपका कैपिटल रिजर्व का पार्ट होता है, क्योंकि ये सब आपका कैपिटल प्रॉफिट है। ये सब आपको रोज का जो आपके बिजनेस का मेन काम है, जो मैंने बताया, पेन बनाना और पेन को बेचना, पेन का प्रोडक्शन करना और पेन की सेलिंग करना, ये मेरे बिजनेस का रोज का काम है। तो इससे यदि मैं पैसा कमा रही हूँ, प्रॉफिट कमा रही हूँ, तो ये रोज का काम है मेरा, तो ये मेरा रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन वही ये इन सब चीजों से यदि प्रॉफिट कमा रही है तो ये मेरे रोज के काम नहीं है, ये तो मैं मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, है ना। ये जो प्रॉफिट हो रहा है, जो मेरी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ये प्रॉफिट जो हो रहा है वो मेरा कैपिटल प्रॉफिट है। क्लियर? आई होप डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे जो चीजें लिखी हैं, आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या है, तो मैं आपको बताऊं, ये आपको यहाँ ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ आपके क्लास 12th के सिलेबस में आएगा, अभी नहीं है ये सब, इन सब में अभी मत उलझो। क्या क्या है देखो, फिर से बताती हूँ, पिछली स्लाइड पे क्या क्या था देखो। ये तो है, ये जो है ना प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर ऑफ डिबेंचर्स, ये सब 12th में है, अभी हम लोग 12th में पढ़ा भी रहे हैं ये, ठीक है। तो 12th के स्टूडेंट्स अभी यही पढ़ रहे हैं, तो आप भी नेक्स्ट ईयर ये सब पढ़ोगे, शेयर्स, डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, या फिर सॉरी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये सब आप लोग 12th में पढ़ोगे। तो यहाँ इसको एक्सटेंड नहीं करना, इवन ये सब अलग अलग बड़े बड़े चैप्टर्स है, शेयर का पूरा एक बहुत बड़ा चैप्टर आएगा, डिबेंचर का एक बहुत बड़ा चैप्टर आएगा आपका, उसके बाद ये जो 4 फीचर ऑफ शेयर है ये भी आप 12th में पढ़ोगे, फिर कैपिटल, रिडेम्पशन रिजर्व, अगेन ये सब 12th में है, और ये भी आपका जो है ना रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये एक रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है जो क्लास 12th में आप सब पढ़ोगे, राइट। तो अभी इन सबको मैं ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर रही हूँ, बस इतना जान लो कि इन सब से आपको जो भी पैसा मिल रहा है, जो भी प्रॉफिट आप इन सब जरिए से, इन सभी तरीकों में से किसी भी एक तरीके से यदि आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो वो कैपिटल प्रॉफिट है, इसलिए वो आपका कैपिटल रिजर्व का पार्ट है। मतलब यदि उसमें से कोई रिजर्व बना रहे हो, उस प्रॉफिट में से, कैपिटल प्रॉफिट में से यदि कोई रिजर्व बना रहे हो, सो दैट इज योर कैपिटल रिजर्व। आई होप क्लियर हो गया अब, है ना। ये सब आपको ज्यादा नहीं अभी समझना है, इसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना, सब ये सब 12th में पढ़ोगे और बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से पढ़ोगे, राइट। क्लियर? तो अभी इस पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, बस ये जान लो कि इन इन तरीकों से हमें कैपिटल प्रॉफिट होता है, बस, ठीक है, राइट। चलो नाउ ये हो गया आपके कुछ चीजें। अब फाइनली रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व का हमने मीनिंग समझ लिया, बढ़िया तरीके से आप लोग को समझ आ गया, मैंने आपको पूरा चार्ट, फ्लो चार्ट बना बना के भी बता दिया, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नाउ इट्स टाइम टू सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, इनके बीच में एग्जैक्टली में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा वो देख लेते हैं। यदि मीनिंग समझ आ गया है तो डिफरेंस तो अब आप मुझे आराम से बता ही दोगे। तो आ जाओ भैया चर्चा कर ले इस पे, कुछ बेसिस दिए हुए हैं जिनके बेसिस पे हम इन दोनों में डिफरेंस दिखेंगे। तो देखो सबसे पहले आपका सोर्स के बेसिस पे देखें तो जो आपका रेवेन्यू रिजर्व है वो काय में से क्रिएट किया जाता है, बिजनेस और रेवेन्यू प्रॉफिट में से। जो आपके बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है, मेन जो आपकी बिजनेस की एक्टिविटी को करके जो आपको पैसा मिल रहा है, जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो, उस प्रॉफिट से आप रेवेन्यू रिजर्व बनाते हो। मैंने बोला मेरा बिजनेस है, मेरी बिजनेस एक्टिविटी, मेरा बिजनेस का मेन काम है पैन का प्रोडक्शन करना और पैन को सेल करना, तो वहां से जो मुझे पैसा मिलेगा
वहां से जो मैं प्रॉफिट कमाऊंगी दैट इज माय रेवेन्यू प्रॉफिट, और जब उस प्रॉफिट में से मैं रिजर्व बनाऊंगी तो वो मेरा रेवेन्यू रिजर्व कहलाएगा। समझ आया? ये पहला डिफरेंस है। अब यदि मैं कैपिटल रिजर्व की बात करूं, सो इट इज क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। तो इसको हम काय में से क्रिएट करते हैं? हमारे कैपिटल प्रॉफिट में से, वो प्रॉफिट जो मुझे कभी कभी हो रहा है। पहली बात, अब देखो मैं यदि पेन बना रही हूँ, पेन बेच रही हूँ, तो भैया वो मैं हर महीने कर रही हूँ, क्योंकि मेरा काम ही है पेन को बनाना और पेन को सेल करना। तो ये जो इससे मुझे प्रॉफिट होगा वो हर महीने होगा, हर साल मैं प्रॉफिट कमाऊंगी, मेरा ये रोज का काम है। पर कैपिटल प्रॉफिट वो होता है जो मैं कभी कभी कमाती हूँ, जैसे कि कोई मैंने अपना एसेट बेच दिया, मैंने मेरी एक बिल्डिंग बेच दी, तो भाई बिल्डिंग बेचना मेरा रोज का काम नहीं है, राइट? तो उससे यदि मैं पैसा कमा रही हूँ किसी ऐसी एक्टिविटी से जो मेरा रोज का काम नहीं है, जो मेरी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, बल्कि नॉन बिजनेस या फिर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है? ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो पैसा कमाते हैं उससे बनता है, और ये आपका नॉन ऑपरेटिंग या नॉन बिजनेस एक्टिविटी से कमाए हुए पैसों से जो आप रिजर्व बनाते हो वो आपका कैपिटल रिजर्व होता है। जैसे कि हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए। आपको पैसा मिला कब? जब आपने शेयर इशू करे, आपने डिबेंचर्स इशू करे तो आपको पैसा मिला, या फिर फॉर एग्जाम्पल आप बैंक से भी लोन लेकर आते हैं। तो क्या कोई ऐसा है जो रोज रोज बैंक से लोन लेता है? नहीं ना, हम बहुत कम ऐसा होता है कि हम बैंक से लोन लेते हैं। तो इस टाइप से जब आपके पास पैसा आता है किसी भी जरिए से, जैसे कि आपने कोई एसेट बेचा, आपको प्रॉफिट हुआ, तो वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है। इस पर्टिकुलर हिस्से में से, ये पूरे आपका जो कैपिटल प्रॉफिट है, इसमें से यदि एक हिस्सा आप सेव करके रख रहे हो तो वो आपका कैपिटल रिजर्व कहलाता है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? पहला है। अब दूसरे पे आ जाओ, यूजेज। इसका इस्तेमाल कब, कैसे, क्या करते हैं, ठीक है? यूजेज मतलब इसका यूज। तो देखो यहाँ लिखा है, इट कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड विदाउट एनी प्री कंडीशन। अब देखो भाई, जाहिर सी बात है, यदि बिजनेस की एक्टिविटी से मुझे प्रॉफिट हुआ है तो इसका हम क्या करेंगे? हम जितने भी ओनर हैं हम बांट लेंगे। यार हम यदि पेन बनाते हैं, पेन को प्रोडक्शन करके उसको सेल करते हैं, तो उससे यदि हमें प्रॉफिट होगा तो हमने जितनों ने भी पैसा लगाया है बिजनेस में, वो उस प्रॉफिट को क्या करेंगे? आपस में बांट लेंगे। डिविडेंड जिसको हम कहते हैं, प्रॉफिट में से यदि सबको बांट रहे हो तो वो जो हिस्सा बांट रहे हो उसको हम डिविडेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिविडेंड। याद रखना, ठीक है? प्रॉफिट का वो हिस्सा जो सब में बट रहा है उसे डिविडेंड कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी एक कंपनी है, हम 5 लोग हैं, 5 लोगों ने मिलकर हमने एक कंपनी खोली है, हम 5ओं ने उसमें पैसा लगाया है। अब यदि प्रॉफिट होगा तो क्या मैं अकेला रख लूंगी पूरा पैसा? बताओ, ऐसा करूंगी क्या? नहीं भाई, हम 5ओं ने पैसा लगाया है तो जो प्रॉफिट है वो हम 5ओं में बटेगा, ठीक है? हम 5ओं में बटेगा। तो यदि वो प्रॉफिट 5ओं में बट रहा है तो उसे हम क्या कह रहे हैं? डिविडेंड। तो बिजनेस की एक्टिविटी से कमाया हुआ जो पैसा होता है, जो अमाउंट या जो प्रॉफिट होता है, वो सभी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और चाहो तो उसमें से थोड़ा सा रिजर्व यदि कर रहे हो तो फिर वो आपका रेवेन्यू रिजर्व है, राइट? यदि उस प्रॉफिट को कमाया है तो सब में बटेगा, बिल्कुल बटेगा, बटने के लिए तो हम प्रॉफिट कमाते हैं भैया। और यदि चाहो तो उसमें से थोड़ा सा रिजर्व भी कर रहे हो तो वो आपका रेवेन्यू रिजर्व है। ऑन द अदर हैंड, इसकी बात करूं, सो इट कैन बी यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड ओनली if the company satisfies certain conditions prescribed by the Companies Act। अब ये जो पैसा आया है ना, आपका कैपिटल प्रॉफिट से जो पैसा आया है, ये आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं रखते, लेकिन कई कंडीशंस में इसे डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। मैंने वही बताया, जब प्रॉफिट कमाते हो, उसको बांटते हो तो डिविडेंड कहते हो। वैसे तो ये प्रॉफिट नहीं बटता, नहीं बटेगा, परंतु यदि फिर भी आपको बांटना है, डिवाइड करना है, डिविडेंड के रूप में देना है, तो फिर कुछ कंडीशंस होती हैं जिन्हें आपको फॉलो करना कंपलसरी है। किस एक्ट के अंतर्गत? कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। समझ आया, राइट? तो यदि कैपिटल प्रॉफिट है तो भैया सब लोग बांट बूट के खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कैपिटल प्रॉफिट होता ही किसके लिए है? कंपनी की ग्रोथ के लिए, कंपनी के डेवलपमेंट के लिए, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है, बांट के खाने के लिए नहीं होता है, ठीक है? तो इस प्रॉफिट को पहली बात तो बांटते नहीं, और यदि बांट भी रहे हैं, वही लिखा है कि यदि डिवाइड भी कर रहे हो तो कुछ कंडीशंस हैं, उनको आपको सेटिस्फाई करना है जो आपकी कंपनीज एक्ट में लिखी हुई हैं। क्लियर? पर इसको, ये वाले प्रॉफिट को बांटने की कोई कंडीशन नहीं है, नो कंडीशन लिखा है, विदाउट एनी प्री कंडीशंस। ऐसा कोई एक्ट में नहीं लिखा है कि रेवेन्यू प्रॉफिट को बांटने के लिए ये कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि कैपिटल प्रॉफिट बांटना है तो कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें फुलफिल करना कंपलसरी है, क्योंकि वो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है।
समझ आ गया, बढ़िया तरीके से आया तो आ जाओ। फिर तीसरा पॉइंट है पर्पस। पर्पस क्या है इस पर्टिकुलर टाइप का रेवेन्यू रिजर्व का, काम क्या है, जरूरत क्या है, पर्पस क्या है। सो it is created for strengthening the financial position and meeting the unforeseen contingencies or some specific purpose। revenue reserve हम क्यों रखते हैं? अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए, फ्यूचर में होने वाली अनसर्टेनिटीज को फेस करने के लिए। फ्यूचर में क्या होना है क्या नहीं किसी ने नहीं देखा, कल क्या होगा किसी को नहीं पता, राइट तो वो ही अनसर्टेनिटीज को फेस करने के लिए, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, अनफोर्सीन कंटिजेंसीज, उनको फेस करने के लिए, या फिर किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे मैंने बोला कि यार मुझे फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर चीज करनी है, उसके लिए यदि मैं अपने प्रॉफिट में से हिस्सा बचा बचा के रख रही हूँ, सो दैट इज माय रेवेन्यू रिजर्व, जिसे मैं फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए रख रही हूँ। फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटी, जो मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, उस पर्टिकुलर सिचुएशन से फेस करने के लिए, फाइट करने के लिए यदि पैसा रख रही हूँ, और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मजबूत करने के लिए यदि मैं प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा बचा कर भी रख रही हूँ, तो वो मेरा पर्पस है किसका, रेवेन्यू रिजर्व का। समझ आ गया बढ़िया तरीके से। तो फिर कैपिटल रिजर्व में देखो क्या यूजेज है। इट इज क्रिएटेड फॉर मीटिंग कैपिटल लॉसेज और टू यूज फॉर पर्पस स्पेसिफाइड बाय द कंपनीज एक्ट। ये जो है आपका या तो लॉसेस का सामना करें, देखो कई बार होता है ना, कंपनी के पास पैसा नहीं है, जैसे कि हम ओनर है, 5 लोग ओनर है, हम में से किसी के पास भी इतना पैसा नहीं है कि हम किसी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगा सके। कंपनी हमेशा कुछ नया करती है ना, इनोवेटिव कुछ करने की कोशिश करती है, तभी तो वो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में टिकेगी। क्योंकि यदि किसी भी कंपनी को इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में टिकना है, टिकना मतलब एग्जिस्ट करना है यदि, तो फिर उसको कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। पुरानी चीज के साथ अब आप मोबाइल फोन में देख लो, क्या आज नोकिया जो पहले कीपैड बनाता था, यदि आज भी वो कीपैड ही बना रहा होता तो वो तो पहले ही निकल गया, इसलिए नोकिया तो गया, क्योंकि वो इनोवेशन ही नहीं कर पाया ना, समय के साथ साथ वो इनोवेशन नहीं कर पाया, इसलिए नोकिया आपको कहीं नहीं मिल रहा आजकल। थोड़े टाइम पहले उसके आए भी थे, विंडोज के, नोकिया के विंडो के मोबाइल भी आए थे, मेरे घर में भी था, ठीक है, पर वो भी बंद हो गया फिर 5-6 साल पहले, 6-7 साल पहले ही, आई थिंक 5 साल हो गए उसको, वो भी बंद हो गया, ठीक है। नोकिया नहीं फेस कर पाई मोबाइल के कंपटीशन को, नोकिया की कंपनी नहीं फेस कर पाई, उसने कीपैड बनाए थे, बढ़िया चला, पर बाकी की कंपनीज ने फिर स्क्रीन टच लाना स्टार्ट कर दिया, नोकिया ने उसको कोप नहीं किया, पर फिर भी थोड़ा बहुत एडजस्ट करके एक विंडो का नोकिया लेकर आई थी फोन, पर वो भी नहीं चला, है ना, तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह गया। क्यों? क्योंकि वो इनोवेशन, नए नए प्रोजेक्ट्स या नई नई चीजों पे काम नहीं कर पाया उतनी इफेक्टिवली जितना बाकियों ने किया, बाकी कॉम्पिटिटर। आप बाकी ब्रांड देखो मोबाइल फोन की, आईफोन को ही देखो, चलो उससे नहीं तो कोई दूसरी कंपनी ही देख लो, सब बढ़िया है, पर नोकिया उतना इफेक्टिव नहीं कॉम्पिटिटिव को या कंपटीशन को फेस नहीं कर पाया। तो हम यहाँ क्या देख रहे थे कि हमारे पास जो कैपिटल प्रॉफिट हुआ है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया कि हम 5 ओनर हैं, अब हम लोगों के पास इतना पैसा या इतनी कैपिटल नहीं है कि हम किसी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगा सके, तो हमने सोचा चलो यार शेयर इशू करके लोगों से पैसा लेते हैं, जब हम प्रोजेक्ट में पैसा लगा देंगे, लोगों से मैं पैसा लूंगी, अपने शेयर इशू करके कंपनी के लोग मुझे मेरे शेयर को खरीदेंगे, मुझे पैसा देंगे, मैं वो पैसा मेरे प्रोजेक्ट में लगाऊंगी, कल को मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं तो रखूंगी उसका हिस्सा, और जिन लोगों से मैंने पैसा लिया था उनको भी मैं उस प्रॉफिट में हिस्सा दूंगी, जिसे हम कह रहे हैं डिविडेंड, उन्हें भी दूंगी। कहीं ना कहीं पैसा उन्हीं लोगों से तो मैंने इकट्ठा करा था, क्योंकि हमारे पास तो था ही नहीं, हमारी कंडीशन ही नहीं थी कि हम नए प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगा सके। तो इस सिचुएशन में मुझे जहां लॉस था, उससे बचने के लिए मैंने इस कैपिटल का यूज करा, या इस कैपिटल में से यदि मैंने कोई रिजर्व करके रख लिया, ये जो कैपिटल मुझे मिली, लोगों ने जो मुझे पैसा दिया वो मेरे लिए कैपिटल है, क्योंकि वो पैसा मैं किसी खर्चे के लिए नहीं ले रही, अपने खर्चे पानी के लिए नहीं ले रही हूँ, वो पैसा मैं अपने बिजनेस में लगा के बिजनेस को उठा रही हूँ, बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए ले रही हूँ, राइट। तो वो पैसा जो मुझे मिला उसको यदि मैं सेव कर रही हूँ एज अ कैपिटल रिजर्व, तो वो मुझे लॉस के सिचुएशन से फाइट करने में हेल्प करेगा। मेरी बिजनेस की सिचुएशन तो ऑब्वियसली इनहैंस होगी, स्ट्रेंथन होगी। उसके साथ साथ जो भी चीजें हैं कंपनीज एक्ट में लिखी हुई हैं कि आप अपने कैपिटल प्रॉफिट को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, वो सब एक्ट में लिखा हुआ है, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने कैपिटल प्रॉफिट को यूज करोगे। क्लियर, समझ में आया? यहाँ पे जो भी है वो आपका कंपनीज एक्ट के अंतर्गत फॉलो किया जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर कैपिटल रिजर्व के, या कैपिटल रिजर्व में जो आपका कैपिटल प्रॉफिट है, उसे कैसे यूज करोगे।
क्लियर, समझ में आया, राइट। तो ये हो गए 3, इसके आगे और भी है क्या, देख लें। ओके, इतने ही डिफरेंसेस हैं आपके, टोटल 3 डिफरेंस क्लियर हुए दोनों में। देखो ये टॉपिक अब खत्म होने वाला है आपका, कौन सा वाला, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, समझ में आया। दोनों का मीनिंग एज वेल एज दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ है। तो जल्दी से लाइक शेयर करो, फिर आपका एक छोटा सा टॉपिक और है वो भी मैं कवर कराती हूँ। फटाफट जल्दी से लाइक शेयर कर दो, जल्दी कर दिया सभी ने लाइक शेयर। तो आइए फिर अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है नेचर ऑफ रिजर्व। जो रिजर्व्स होते हैं ना, जो आप पैसा सेव करके रख रहे हो, उसका नेचर कैसा है, राइट। सो देखो, रिजर्व इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगेन मैंने बताया था आपको पहले भी, 2 चीजें होती है, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये तो करना ही पड़ेगा, प्रोविजन तो बनानी पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड एक होता है आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जिसका मतलब है कि जब प्रॉफिट होगा तो ही रिजर्व बनेगा, लॉस होगा तो कोई रिजर्व नहीं बनेगा, ठीक है। तो भैया रिजर्व आपका एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यदि प्रॉफिट हुआ है तो ही रिजर्व बनाओ, अदरवाइज नो नीड टू मेक एनी रिजर्व इफ यू आर हैविंग लॉस, right, okay, then thus belongs to the proprietors just as capital does। तो ये बेसिकली एक तरीके की प्रोप्राइटर मतलब ओनर, प्रोप्राइटर मतलब ओनर या बिजनेस का मालिक, तो एक तरीके से ये उसकी कैपिटल ही तो है। क्यों है कैपिटल, क्योंकि ये प्रॉफिट का हिस्सा है, और प्रॉफिट को हम एज अ कैपिटल ही तो यूज करके फिर आगे की चीजों को क्या करते हैं, आगे की चीजों में लगाते हैं वो पैसा। यार देखो, आपको प्रॉफिट हुआ, पूरा बांट बूट के खत्म तो नहीं करोगे, यदि पूरा बांट के खत्म कर दोगे तो आगे बिजनेस की एक्टिविटी को कैसे चलाओगे, फ्री में थोड़ी ना चलेगी, उसमें भी पैसा चाहिए ना। तो हाँ, अब उसी प्रॉफिट को यूज करके थोड़ा सा बांट लो, थोड़ा सा रिजर्व कर लो, थोड़ा सा फिर वो रिजर्व किया हुआ पैसा आगे काम आएगा, आगे आपको बिजनेस में लगाना पड़ेगा वो पैसा, राइट। तो जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको बांटो, जितना भी आपको प्रॉफिट है थोड़ा बहुत बांट लो, थोड़ा सा रिजर्व करके बिजनेस में आगे लगा लेना उसको। ऐसे ही करते हैं हम, हमें जब भी हमारी सैलरी आती है तो क्या पूरा बांट बूट के खत्म कर देते हैं या पूरी खर्च कर देते हैं, नहीं ना, जितनी जरूरत है उतना खर्च करो, बाकी का सेव कर लो, अगले महीने काम आएगा, या फ्यूचर में सेव करके रखो, फ्यूचर में कभी काम आएगा। वैसे इसका नेचर भी है, अगर प्रॉफिट में से आपने रिजर्व पैसा करके रखा है तो वो आपका फ्यूचर में काम आएगा, तो वो आपके लिए कैपिटल की तरह है, क्योंकि फ्यूचर में यदि बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, वो पैसा जो भी बिजनेस में लगता है वो आपका कैपिटल कहलाता है। तो ये भी एक तरीके से आपके ओनर की कैपिटल हो गई, राइट। उसके बाद इट बीइंग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, तो ठीक है, मैंने बताया ये एक प्रॉफिट का पार्ट है, और यदि प्रॉफिट होगा तो ही रिजर्व बनेगा, और क्योंकि ये प्रॉफिट का पार्ट है, ये बिजनेस में लग रहा है, और बिजनेस में लगने वाला हर एक पैसा, हर एक अमाउंट आपका कैपिटल कहलाता है, क्लियर है। तो ये इसका नेचर है। रिजर्व्स रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट एंड कैन बी इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज। क्या मतलब है, यदि रिजर्व के पैसे को आप बिजनेस में लगा रहे हो, सो दैट इज ओके, दैट इज नॉर्मल कि यार आप रिजर्व के पैसे को या रिजर्व के अमाउंट को बिजनेस में ही लगा रहे हो। पर पहली चीज क्या हो रही है कि रिजर्व क्या करता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को कम करता है। जैसे कि सपोज मैंने कहा ये मेरा पूरा प्रॉफिट है, देखा जाए तो ये पूरा प्रॉफिट हम 5 ओनर्स में बंटना चाहिए, हम 5 ओनर हैं उनमें ये बंटना चाहिए, पर हमने सोचा कि यदि या तो ये पूरा बांट लो, पूरा बांटेंगे तो ज्यादा मिलेगा सबको, पर मैंने कहा नहीं, पूरा नहीं बांटेंगे, इतना जो है ये मैं रिजर्व में रखना चाहती हूँ। हम सब ओनर ने ये तय किया कि इतना जो अमाउंट है पूरे प्रॉफिट का, ये हम अपने रिजर्व में रखना चाहते हैं, क्लियर। तो अब इससे क्या हुआ, हमारे प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा ना। पहले ये पूरा प्रॉफिट बट रहा था तो ज्यादा मिल रहा था, पर अब हमें सिर्फ इतना ही मिलेगा, तो अब जो है प्रॉफिट कम मिलेगा, क्योंकि उसका थोड़ा सा हिस्सा हमने रिजर्व में रख दिया, बचा के रख दिया फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो वो मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट अब कम हो गया, अब सिर्फ इतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले ये पूरा हो रहा था, अब ये सिर्फ, मतलब यदि इसको लड्डू मानो तो पहले ये पूरा लड्डू बट रहा था, अब पूरा लड्डू नहीं बट रहा है, अब सिर्फ इतना बट रहा है, थोड़ा सा उसका बचा के रख दिया हमने, ठीक है ना। एंड कैन बी इन्वेस्टेड इन आउटसाइड लाइबिलिटीज, और मैं चाहूं तो इस रिजर्व के पैसे को या तो बिजनेस में ही कुछ काम पड़ेगा फ्यूचर में तो यूज कर लूंगी, है ना, 1 साल तक रखूंगी कि यार बिजनेस में कभी कुछ यूज हो जाए, कहीं पैसा लगाना पड़ जाए तो लगा लूंगी, और नहीं यूज हुआ, पूरा साल निकल गया, नहीं यूज हुआ, अगेन 1 साल हो गया, 1 ईयर कंप्लीट हो गया, और मुझे फिर से प्रॉफिट हो गया, फिर से प्रॉफिट हुआ, 1 साल बाद फिर से मुझे प्रॉफिट हुआ, और ये रिजर्व काम ही नहीं आया, तो अगेन अब मैं चाहूंगी तो अब नए प्रॉफिट में से फिर से रिजर्व बना लूंगी,
है ना, क्योंकि मुझे तो फिर प्रॉफिट हुआ, 1 साल हो गया, पुराने रिजर्व का कोई काम ही नहीं आया, तो अब मैं इस रिजर्व को बाहर इन्वेस्ट कर सकती हूँ। कर सकती हो कि नहीं? क्योंकि भैया पूरा साल मैंने वेट करा कि यार कोई सिचुएशन आ जाए तो उसके लिए पैसा मैंने रिजर्व किया, पर जरूरत ही नहीं पड़ी, अगले साल फिर प्रॉफिट हो गया, तो मैंने सोचा एक काम करें, जो पुराना रिजर्व है उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हैं, वो पैसा कहीं पे लगा देते हैं, है ना। और नहीं भी चाहो 1 साल तक वेट नहीं भी कर रहे हो तो भी आप ये रिजर्व का पैसा आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। क्लियर है? तो या तो बिजनेस में ही लगा दो वो पैसा, कुछ जरूरत है, अर्जेंट सिचुएशन है, या कहीं भी आपको बिजनेस में, आपके ही बिजनेस में लगाना है तो लगाओ, अदरवाइज आप बाहर भी उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट मतलब हो सकता है मैंने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे जो मेरे से भी बड़ी कंपनीज हैं, है ना, जैसे कि जियो, रिलायंस, टाटा, यहाँ पे ये बड़ी बड़ी कंपनीज में मैंने पैसा लगा दिया, ये भी अपने शेयर इशू करती है, इनको भी कैपिटल की जरूरत पड़ती है, तो ये भी शेयर इशू कर रही होंगी, तो इनके बिजनेस में मैं पैसा लगा सकती हूँ, क्योंकि इनको तो जाहिर सी बात है हमेशा प्रॉफिट ही होता है, ये ज़्यादा लॉस में जाती नहीं है, तो इनको फिर जो भी प्रॉफिट होगा वो मुझे देंगी, उसमें हिस्सा, दैट इज डिविडेंड। जब भी प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है उसे हम डिविडेंड कहते हैं, याद रखना। ओके, तो जो भी आपने रिजर्व रखा है उसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो बाहर की किसी भी कंपनी में, या कंपनी में नहीं तो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट करने का बस इतना ही मतलब है, कहीं भी करो, बस इसका मतलब इतना है कि यदि आपने इतना पैसा लगाया है तो आपको रिटर्न में कम से कम इतना मिलना चाहिए, है ना, तभी ये आपका इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट कहलाएगा कि भैया आपको रिटर्न मिला है ज्यादा। मैंने इतना लगाया, सपोज मैंने ये 5 लाख लगाया, मुझे बदले में 8 लाख मिला, 3 लाख मेरा प्रॉफिट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ROI जिसे कहते हैं, कि मैंने इन्वेस्ट तो इतना करा, मैंने इन्वेस्टमेंट इतना करा और मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इज ROI मुझे इतना मिला। इज इट क्लियर? समझ में आया? राइट, ओके। फिर आगे लिखा है रिजर्व कैन शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब ये याद रखना, जब भी आगे हम लोग पढ़ेंगे, हालांकि अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब चैप्टर आएगा, चैप्टर 17 और 18, उसमें सॉरी चैप्टर 18 और 19, 17 तो इसके बाद का भी आपका रेक्टिफिकेशन और बाकी है, उसके बाद जो 17 और नहीं 18 और 19 चैप्टर है, वहां पे हम देखेंगे कि जब आप बैलेंस शीट बनाते हो ना, तो बैलेंस शीट में जो रिजर्व है, ये जो रिजर्व आपने करके रखा है, इसको आप कहाँ पे शो करोगे? लायबिलिटी साइड पर शो करोगे। क्यों मैम? ये तो एसेट होना चाहिए ना हमारा, भाई हमारे पास पैसा है तो मैम ये तो एसेट होना चाहिए। आप कह रहे हो कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएगा, तो भैया इसीलिए आएगा क्योंकि ये एक तरीके से आपके लिए क्या है? कैपिटल है। भाई प्रॉफिट का ही हिस्सा, कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है ना, याद करो, कैपिटल में आपका क्या ऐड होता है? कैपिटल में आपका प्रॉफिट ऐड होता है, और कैपिटल कहाँ आती है? लायबिलिटी साइड आती है। याद आ रहा है किसी को? स्टार्टिंग में ही पढ़ा है हम लोगों ने, लायबिलिटी साइड कैपिटल आती है और कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होता है। और रिजर्व क्या है? भाई रिजर्व आपके प्रॉफिट का ही तो हिस्सा है कि नहीं? रिजर्व जो है आपका वो इसी का हिस्सा है, ठीक है, प्रॉफिट का ही हिस्सा रिजर्व है। क्लियर? राइट, इसीलिए ये आपका लायबिलिटी साइड आएगा, क्योंकि रिजर्व आपके प्रॉफिट का हिस्सा है और प्रॉफिट आपका कैपिटल में ऐड होता है, और कैपिटल आपकी लायबिलिटी साइड पर मेंशन की जाती है, या कैपिटल आपकी लायबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड होती है। यही कारण है कि हम जो भी रिजर्व करके रख रहे हैं पैसा, उसे अपनी लायबिलिटी साइड पर शो करेंगे, अपनी बैलेंस शीट में। कहां पर? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर शो करेंगे, क्योंकि एक तरीके से ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब एक बर्डन है। भले आपको लग रहा है कि यार हमारे पास तो पैसा है, ये तो एसेट होना चाहिए, पर एसेट नहीं होगा, ये बर्डन है आपके लिए, क्योंकि आपको ये पैसा सही जगह लगाना है ना, सही जगह लगाना है, और इसमें सही जगह लगा करके आपको बिजनेस में ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपेंशन कराना, ये आपके लिए बर्डन है कि यार इस पैसे को सही जगह लगाना पड़ेगा। ओके, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट का पार्ट है, और प्रॉफिट आपका कैपिटल का ही तो पार्ट होता है यार। प्रॉफिट से आपकी कैपिटल ही तो बढ़ती है। यदि लॉस होता है तो माइनस होता है कैपिटल में से, और उससे आपकी कैपिटल कम होती है। लेकिन यदि प्रॉफिट है, आपकी कैपिटल इंक्रीज होती है, आपकी मतलब बिजनेस की या ओनर की कैपिटल, ओनर मतलब मालिक जिसने पैसा लगाया है, उसकी कैपिटल इंक्रीज होती है। इसलिए याद रखना, यदि रिजर्व है तो हमेशा बैलेंस शीट में जब भी बनाओगे तो लायबिलिटी साइड पर शो होता है, और रीजन भी मैंने बताया, क्योंकि वो प्रॉफिट का पार्ट है, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है और कैपिटल लायबिलिटी साइड पे होती है, तो एक दूसरे से जुड़े हैं भैया सब। क्लियर? समझ आया? राइट, तो ये हो गया इसका नेचर, जिसमें हमने 2-3 चीजें देखी हैं। ये याद रखना, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, उसके बाद ये प्रोप्राइटर्स की एक कैपिटल
कैपिटल की ही तरह है, क्योंकि इससे कैपिटल ही तो बढ़ रही है, क्योंकि यदि प्रॉफिट हुआ है तो भी कैपिटल बढ़ रही है, और प्रॉफिट का ही हिस्सा तो क्या है, प्रॉफिट का ही हिस्सा रिजर्व होता है ना। तो कहीं ना कहीं यदि प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो रहा है, इसका मतलब रिजर्व भी तो कैपिटल का ही पार्ट है, क्योंकि वो भी प्रॉफिट से ही निकाला गया है। क्लियर। उसके बाद क्या याद रखना है कि ये आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर आएगा, और इससे आपका जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है वो कम हो जाता है, और चाहो तो इसको आप बाहर किसी आउटसाइड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट भी कर सकते हो। क्लियर, समझ आ गई ये चीजें। आगे बढ़े फिर अपन, चलो आगे आपके पास रिजर्व फंड, जो अभी मैंने बताया। रिजर्व फंड क्या होता है, जब आप प्रॉफिट का जो आपके पास पार्ट है जो आपने रिजर्व किया है, उसको यदि बिजनेस में यूज कर रहे हो तो वो रिजर्व ही कहलाएगा, अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो तो। और यदि आप बाहर कहीं वो पैसा लगा रहे हो, कहीं बाहर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो आपका रिजर्व फंड कहलाता है। क्या कहलाता है, रिजर्व फंड। यही लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ रिजर्व्स आर इन्वेस्टेड इन आउटसाइड सिक्योरिटीज। आउटसाइड मतलब बाहर किसी कंपनी में, मैंने मेरी कंपनी में पैसा नहीं लगा करके वो पैसा मैंने बाहर जाके जियो की कंपनी में लगा दिया, रिलायंस की कंपनी या टाटा की कंपनी में कहीं भी लगा दिया, या कहीं और भी इन्वेस्ट करा है, तो वो रिजर्व फंड कहलाता है। क्यों, क्योंकि इस उम्मीद में मैंने लगाया कि भैया मुझे कल को रिटर्न ज्यादा मिलेगा, है ना। मुझे लगा कि यार मेरे बिजनेस में पैसा लगाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा बिजनेस इतना बड़ा नहीं है, छोटे स्केल पे है मेरा बिजनेस, इतना प्रॉफिट मेरे बिजनेस में नहीं हो पा रहा है। तो मैंने सोचा यहाँ पैसा लगाने से अच्छा है जो भी पैसा है वो मैं किसी बड़ी कंपनी में लगा दूं, क्योंकि जैसे अमेजॉन, जियो, रिलायंस, ये सब बड़ी कंपनियां, इनको बहुत प्रॉफिट होता है, तो इनमें पैसा लगाऊंगी तो मुझे हाई प्रॉफिट मिलेगा, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, राइट। तो यही मोटिव है कि यदि आप रिजर्व के पैसे को आउटसाइड सिक्योरिटी में लगा रहे हो तो वो आपका रिजर्व फंड है, एंड सच सिक्योरिटीज आर earmarked फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस डिनोटेड बाय द रिजर्व। द रिजर्व इज नोन एज रिजर्व फंड। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर फंड को फिर आप रिजर्व फंड कहते हो। फिर लिखा है अ बिजनेस विल इन्वेस्ट द फंड आउटसाइड ओनली इफ। तो अब कब बिजनेस जो है अपने रिजर्व को बाहर या किसी आउटसाइड सिक्योरिटी में कब इन्वेस्ट करेगा, वही दिया है यहाँ पे कि एक जो बिजनेस है वो अपने रिजर्व के पैसे को बाहर आउटसाइड कब इन्वेस्ट करेगा, आउटसाइड कंपनीज में या आउटसाइड सिक्योरिटीज में कब इन्वेस्ट करेगा। तो भैया पहला कह रहा है आपका रेडी कैश इज नेसेसरी ऑन द सर्टेन डेट। जब आपको किसी पर्टिकुलर अमाउंट की, वो भी कैश में जरूरत होगी, तो आप क्या करोगे, पैसे को बाहर इन्वेस्ट कर दोगे। देखो आपको लग रहा है कि यार आपकी कंपनी के पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप यहाँ पैसा इन्वेस्ट करो तो आपको प्रॉफिट हो, क्योंकि आपकी छोटी स्केल पे है बिजनेस और आपको इतना प्रॉफिट के चांसेस नहीं लग रहा है, और आपको मालूम है यार मुझे आने वाले टाइम पर 6 महीने बाद या 1 साल बाद मुझे पैसा चाहिए, अच्छे खासे अमाउंट में मुझे पैसा चाहिए, तो आप सोचो यार ये पैसा लाएंगे कहाँ से। तो आपने सोचा एक काम करो, आज जो पैसा है इसे किसी बड़ी कंपनी में लगा दो, है ना। 1 साल बाद वो बड़ी कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो वो मुझे हिस्सा देगी, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास पैसा डबल होकर आ जाएगा। मैंने यदि 5 लाख लगाया होगा तो हो सकता है मुझे वहां से 8 लाख वापस मिलेगा, तो मुझे 3 लाख का डिविडेंड मिलेगा, दैट इज मेरे लिए प्रॉफिट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न का मिलना, या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, है ना। कि हमने पैसा 5 लाख इन्वेस्ट करा और मुझे उस पर रिटर्न कितना मिला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिला मुझे टोटल 8 लाख, तो मेरे लिए प्रॉफिट कितना है, 5 माइनस कर दो, मतलब 8 में से 5 माइनस कर दोगे तो जो 3 लाख है वो मेरे लिए रिटर्न है या मेरा प्रॉफिट है। तो यदि मुझे ऐसा कोई कैश चाहिए फ्यूचर में, है ना, रेडी कैश इज नेसेसरी ऑन अ सर्टेन डेट। यदि मुझे रेडी कैश चाहिए कि यार मेरे पास फ्यूचर में इतना पैसा रहे, रेडी रहे, इतना पैसा रहे, तो मैं उसको आज ही कहीं पे अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर दूंगी। और कहीं अच्छी जगह ही करना भैया, ऐसी कंपनी में मत करना कि वो आपका पैसा डुबा दे, ठीक है। अच्छी जगह ही करोगे तो ही वो रेडी कैश आपको फ्यूचर में मिलेगा, है ना। रेडी कैश मतलब वहां से पैसा रेडी होकर, मतलब उनको प्रॉफिट हो और वो आपको डिविडेंड के रूप में वो प्रॉफिट दे देंगे, राइट। दूसरे कंडीशन क्या है, द फंड कैन नॉट बी प्रॉफिटेबली इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इटसेल्फ। यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग अपने बिजनेस का पैसा बाहर लगा देते हैं, क्योंकि उनके पास उनके बिजनेस में कहीं पैसा लगाने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं होती है। उनको कहीं नजर ही नहीं आता यार हम कहाँ पैसा लगाए, यार हमारे पास कोई कुछ है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि छोटे बिजनेस हैं, छोटे बिजनेस छोटे स्केल पे है, ज्यादा पैसा नहीं लगाते क्योंकि उनको लॉस का डर रहता है। अब जैसे जियो, अमेजॉन, टाटा, इनको कभी लॉस का डर है, बिल्कुल नहीं है, इनको कभी लॉस होगा ही नहीं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भाई, इनको लॉस का इतना डर नहीं, और इनके पास बहुत सारे
नए नए अपॉर्चुनिटीज हैं जहां ये पैसा लगा सकते। अब टाटा का ही देख लो, कितनी इंडस्ट्री है भैया टाटा की, अलग अलग जगह टाटा ने अपना अपना ब्रांड खोल के रखा है, राइट। तो क्यों? क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी है, कोई इसमें पैसा लगाएगा वो कहीं और इन्वेस्ट कर देगा, राइट। तो टाटा के पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, पर ये अपॉर्चुनिटी सभी के पास थोड़ी है यार। बहुत छोटे छोटे ऐसे बिजनेस हैं जिनके पास खुद बिजनेस में पैसा लगाने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है, पर पैसा है उनके पास, पैसा है पर पैसा लगाने के लिए उनके पास कोई सही अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो वो सोचते हैं यार क्या करें, इस पैसे को किसी अच्छी और बड़ी कंपनी में लगा देते हैं ताकि हमें रिटर्न मिलेगा, फ्यूचर में एक रेडी कैश मिलेगा। वही मैंने बोला, एक रेडी कैश मिलेगा फ्यूचर में, सर्टेन डेट, मतलब हो सकता है 6 महीने या साल भर बाद, जब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो कंपनी हमें शेयर देगी या कंपनी हमें डिविडेंड देगी, काय में से, प्रॉफिट में से, ठीक है। तो ये दूसरा कारण है कि जो फंड है कैन नॉट बी प्रॉफिटेबली इन्वेस्टेड। देखो हर बंदा या हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि हम यदि हमारी कंपनी में पैसा लगाएं तो प्रॉफिटेबल होना, हमें रिटर्न में प्रॉफिट मिला। ऐसा नहीं हमने पैसा लगाया भैया डूब गया, प्रॉफिट तो हाथ आया नहीं, उल्टा पैसा और डूब गया। तो इसीलिए कि यदि आप अपने बिजनेस में खुद, बिजनेस इटसेल्फ मतलब अपने खुद के बिजनेस में यदि आप सही से प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है अपने बिजनेस में, तो आप बाहर के किसी भी आउटसाइड बिजनेस में पैसा लगा सकते हो, किसी दूसरी कंपनी में। क्लियर? तो ये दो कारण हैं आपके जिसकी वजह से आप अपने रिजर्व को किसी दूसरी जगह आउटसाइड सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हो, जिसे आप रिजर्व फंड कहते हो। इज इट क्लियर? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? कभी एग्जाम में ये जो ये टॉपिक है इनसे क्वेश्चन एमसीक्यू और एजर्शन रीजन में बहुत पूछे जाते हैं। कोई भी स्टेटमेंट दे देंगे, एक रिजर्व का एक रिजर्व फंड का, और आप सोचोगे ये दोनों एक ही हैं। ये दोनों एक नहीं है, इनमें फर्क है, इन दोनों में फर्क है। यदि बिजनेस का जो पैसा सेव करा है वो बिजनेस में यूज कर रहे हो खुद के, तो वो रिजर्व है, और यदि उस पैसे को आप दूसरी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो बाहर, तो वो रिजर्व फंड है। क्लियर? और बाहर क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको फ्यूचर में पैसा चाहिए अच्छा खासा, तो वो बाहर की कंपनी आपको प्रॉफिट देगी तो आपको वो पैसा मिलेगा, पहला रीजन। दूसरा रीजन कि आपको खुद के बिजनेस में पैसा लगाने के लिए कोई आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है कि यार यहाँ पैसा लगाएं तो प्रॉफिट होगा, और यदि है भी अपॉर्चुनिटी तो आपको लग रहा है यार यदि पैसा डूब गया, हमें लॉस हो गया, तो आपको खुद के बिजनेस में पैसा लगाने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए आप कहीं दूसरी जगह लगाते हो। ये दो रीजन है जिसकी वजह से आप बाहर आउटसाइड में पैसा इन्वेस्ट करते हो। क्लियर? समझ में आया रिजर्व फंड और इसका रीजन? क्लियर? समझ में आ गया सभी को? तो रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व दोनों में हमने डिफरेंसेस समझ लिए बहुत अच्छे से। आई होप क्लियर हो गया होगा, आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी बढ़िया तरीके से। अब आपको प्रोविजन रिजर्व, फिर रिजर्व में भी रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व, फिर उसमें भी रिजर्व और रिजर्व फंड, इन सब में चीजें समझ आ गई होंगी, डिफरेंस, इनका मीनिंग, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाया, राइट। तो यदि समझ में आ गया, सेशन पसंद आया, तो सबको क्या करना है, लाइक शेयर जरूर करना है। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से क्या करेंगे, लाइक करेंगे सेशन को और शेयर करेंगे। क्लियर? तो चलिए आज के सेशन को फिर यहीं पर अपन लोग समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा सेशन, आप लोगों को मजा आया होगा पढ़ के और चीजों को समझ के, राइट। और यदि मजा आया है भैया, इंटरेस्टिंग लगा है, तो लाइक शेयर जरूर कर देना जाते जाते सेशन को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स ही एकमात्र इंडिया का ऐसा चैनल है जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इवन हम आपको वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराते हैं। आपको कोर्सेज हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी सब्जेक्ट वाइज, तो बस आप जाकर के एक बार चेक कर लेना, आपको सारी चीजें चैनल पर मिलेगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा हमारा जो मोबाइल ऐप है इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हमारी वेबसाइट पर भी कोर्सेज अवेलेबल है, आप जाकर चेक कर सकते हो। फिलहाल क्या करना है, आज के सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, और हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब करना है, और आज के वीडियो को लाइक शेयर करना है। क्लियर? समझ आया सभी को? और एक चीज और बता दूं कि यदि आपको ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना है तो आप जानते हैं कि जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दी हुई है, बस आपको जाकर चेक करना है और आप अवेल भी कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए तो जल्दी से सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए जाते जाते, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो वी सी यू गाइज अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।